नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से। और पिछले 2 सालों से आप सब सुनते आ रहे होंगे कि भारत की तरफ से भी तेजस को मलेशिया को ऑफर किया गया। इस टेंडर में पाकिस्तान की JF-17, रशिया की MiG-35, साउथ कोरिया की FA-50 और टर्की की हुर्जेट जैसे फाइटर जेट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसमें शुरू से ही तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस को काफी ज्यादा बताया जा रहा था और अभी लगभग ये बात कंफर्म हो चुका है कि मलेशिया की तरफ से अभी तेजस को ही सिलेक्ट किया जाएगा। कल एक रिपोर्ट सामने आया था जिसे PTI की तरफ से पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि HAL की तरफ से भी मलेशिया में अपनी एक ऑफिस को ओपन करने का फैसला किया गया और इसको लेके मलेशिया और भारत के बीच एक MOU को साइन कर दिया गया। इसी के साथ ये बात लगभग कंफर्म हो गया था कि मलेशिया की तरफ से अभी तेजस को ही सिलेक्ट किया जाने वाला था, जिसके अलावा हो सकता है मलेशिया की सुखोई फ्लीट को भी HAL की तरफ से सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी हॉक फ्लीट को भी भारत की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अभी इसको लेके फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जल्दी ही मलेशियन डिफेंस फोर्सेस और मिनिस्टर्स की एक हाई लेवल की डेलीगेशन टीम भारत आने वाली है और इस विजिट के दौरान भारत और मलेशिया के बीच 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया जा सकता है और इनिशियल बैच में 18 जेट्स को खरीदने के बाद 2025 तक एक और फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर भी एक ऑर्डर किया जा सकता है, जिसमें एडिशनल 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। मलेशिया की जो डेलीगेशन टीम अभी भारत आने वाली है वो अगले महीने तक भारत आने वाली है और मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में किस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया है ये बात इसी महीने के अंत तक अनाउंस करने की बात की गई थी। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से ही तेजस को लेकर कुछ बहुत ही अच्छी खबर सामने आने वाली है और उर्दू में यूट्यूब पर कुछ वीडियो भी बनना शुरू होने वाला है कि मलेशिया ने समोसा खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अगला अपडेट वियतनाम की तरफ से। आप सबको लगभग 1 महीने पहले मैंने बताया था कि वियतनाम की तरफ से भी भारत से आकाश NG मिसाइल सिस्टम को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था। पहले से ही वियतनाम को भारत की तरफ से ब्रह्मोस, अस्त्र और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन वियतनाम की तरफ से स्पेशली आकाश की NG वर्जन को खरीदने का मन बनाया गया था, जिसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद वियतनाम को यहाँ पे एक मिड रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, तो इस वजह से वो भारत से आकाश की Mark 1 वर्जन के मुकाबले इसकी NG वेरिएंट को खरीदने के लिए बातचीत करना चाहते थे। लेकिन अभी ऐसा पता चला है कि वियतनाम की तरफ से अभी शायद आकाश NG सिस्टम को खरीदने का जो मन बनाया गया था उससे अभी पीछे हटने का फैसला किया जा रहा है और अभी वियतनाम की तरफ से आकाश NG सिस्टम के बदले इजराइल से बैरक 8 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए वियतनाम की तरफ से भी इजराइल के साथ बातचीत करना भी शुरू किया जा चुका है और अगले महीने ही वियतनाम की एक टीम इजराइल के दौरे पर जाने वाली, जहां पर इजराइल के साथ वो बैरक 8 सिस्टम को लेकर डील को फाइनल करने वाले हैं। इस डील की कीमत करीब $500 मिलियन के आसपास होने वाली है, जिसमें एक अननोन अमाउंट में बैरक 8 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया। अब आप सब सोच सकते हैं कि बैरक 8 सिस्टम भी तो भारत और इजराइल के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और इजराइल के बीच जॉइंट वेंचर के तौर पर जिस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया था उसे हम लोग LRSAM या फिर MRSAM के नाम से जानते हैं और ये दोनों मिसाइल यानी कि बैरक 8 और LRSAM या MRSAM ये दोनों भले ही सेम प्रिंसिपल को बेस करके बनाए गए हैं, लेकिन इनमें काफी सारे अंतर पाए जाते हैं। स्पेशली अगर एक बेसिक डिफरेंस आप देखना चाहेंगे, LRSAM और बैरक 8 का जो एयरफ्रेम है ये दूसरे के साथ एकदम मैच नहीं करते हैं और अभी वियतनाम की तरफ जिस बैरक 8 सिस्टम को इजराइल के साथ खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है उसके साथ भारत का कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है। अगला अपडेट MQ-9B ड्रोन्स को लेके। जब यूनाइटेड स्टेट में ट्रम्प सरकार मौजूद था तभी भारत के लिए 30 प्रेडेटर ड्रोन को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिनकी कीमत करीब $3 बिलियन के आसपास की थी। अब इस डील को लेके पिछले कई सालों से चर्चा चल रहा था और इसी साल की शुरुआत में ही इस डील को भारत की तरफ से होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था, जिसमें हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बात क्लैरिफाई किया गया था और बदले में यहाँ पे इंडिजिनस UAV को खरीदने का फैसला किया जा रहा था। लेकिन अभी PTI की तरफ से रिलीज किए गए एक प्रेस रिलीज में ये बताया जा रहा है कि अभी भारत की तरफ से दोबारा इस डील को आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है और अभी इस डील को लेके जो नेगोशिएशन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जिन 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था उनमें से 10-10 करके हमारे तीनों सर्विस के भी इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इनिशियली भारत की तरफ से
सिर्फ MQ-9 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया, जिसको सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अभी इसकी आर्म्ड वेरिएंट को भी खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जो कि हेलफायर जैसे मिसाइल को भी फायर कर सकता है। अभी तक इसको लेकर जितने भी मीडिया रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे कि इस डील को अभी होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था, फिर इसको कैंसिल किया जा रहा है, इस बात से अभी इनकार किया जा चुका है। और अभी PTI की तरफ से बात क्लैरिफाई कर दिया गया कि जल्दी से ही भारत और US के बीच इसको लेकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को फाइनल किया जाने वाला है। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके है, और अभी हम एक ही अपडेट के अंदर मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो अभी इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो नेवी हमेशा ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहता है, लेकिन बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को लेकर डिबेट छिड़ गया था, जिसमें अभी पहले न्यूक्लियर सबमरीन को बनाया जाएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा। इसको लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स 2 दल में बढ़ गए थे। इसी बीच इसको लेकर हमारे नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ से बताया गया कि वर्तमान नेवी में INS विक्रांत जल्द ही इंडक्ट होने वाली है, जिसके साथ हमारे पास अभी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होने वाले। लेकिन नेवी की बात करें तो नेवी को पूरे इंडियन ओशन पर नजर रखने के लिए और हमेशा कैरियर फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है, और नेवी की तरफ से अभी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी पर कोचिन शिपयार्ड की तरफ से भी ये बात बताया गया कि अगर उनको अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का मौका दिया जाता है तो वो INS विक्रांत क्लास की एक और वेसल को बस 5 साल के अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। भले ही कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जब INS विक्रांत को बनाने के लिए उनको 13 साल के आसपास लग गया था, उससे ज्यादा समय लग गया था, तो वो सेम क्लास के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बस 5 साल के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। इस पर कोचिन शिपयार्ड का कहना था कि अभी इनिशियली हमको इसकी कंप्लीट डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट वर्क को करना था, जबकि अभी हमारे पास ब्लूप्रिंट और एक्सपीरियंस दोनों मौजूद है, तो सेम क्लास की एक और वेसल को बनाना भी हमारे लिए पहले के मुकाबले काफी आसान होने वाला। तो सेम क्लास की एक और वेसल को बनाने में अभी हमको पहले के मुकाबले काफी कम समय लगने वाला है, क्योंकि जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो डेवलपमेंट फेज होता है, और जब भी किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है या प्रोडक्शन के लिए वो एंटर होता है तो तभी इसको काफी तेजी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से नेवी के साथ बातचीत किया जा रहा है, जिसमें INS विशाल को भी डेवलप करने की बातचीत चल रही है। लेकिन INS विशाल की बात करें तो इसको लेके थोड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी स्पेसिफिकेशन को फाइनल नहीं किया जा सका है। पहले इसको 65,000 टन तक की डिस्प्लेसमेंट वाली एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें हम लोग पहले न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, फिर इसको कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया था, और अभी रिसेंटली इसकी साइज को भी थोड़ा रिड्यूस करने की बात सामने आई थी। तो ये बात तब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं होने वाला कि INS विशाल आखिरकार किस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जब तक इसकी इनिशियल डेवलपमेंट को शुरू नहीं किया जाता है। और अगर यहाँ पे नेवी की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने की कोशिश की जाती है और विक्रांत प्लस क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले एक विशाल क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला किया आता है, तो कोचिन शिपयार्ड के मुताबिक इसको भी वो कम से कम 7 से 8 साल के अंदर नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।